Hello bachcho, this is Dr. Snigdha and we are going to discuss ionic bond today. Let's start. Ionic bond. Ionic bond. बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में हम दो बॉन्ड सीखते हैं, है ना। एक आयनिक बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड है। फिर आप क्लास 12th में जाते हो, वहां पर आप एक और तरह का बॉन्ड सीखते हो, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज हम आयनिक बॉन्ड की डिस्कशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एक कैटायन और एक अनायन के आपस में बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। सेम बात है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोले या फिर आयनिक बॉन्ड बोले। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक। क्या होता है, एक एग्जाम्पल, सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि वो मेटल है ना। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है उसकी, 28। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को एक बार हम लिख लेते हैं। सोडियम इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक, ओके। Na+ क्या होता है, Na+ है 1s2, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, 1s2, 2s2, 2p6, फाइन। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है Na+ की, ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक Cl- को भी देखो, क्लोरीन जो होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p5, ये होता है हम लोगों का क्लोरीन, है ना। अब क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्लोरीन तो एक नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन जाता है, Cl-, ठीक, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऑब्वियसली, और क्या, 3p6। अब यहां पर भी देखो ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 3s2 3p6 कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो Na+ और Cl- इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की है। तो आयन बनते ही Na और Cl अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया है, लेकिन फिर भी ये Na+ और Cl- एक साथ क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैसे तो Na+ और Cl- को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज कोई जरूरत नहीं है, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों साथ में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दुनिया के जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सभी क्या होते हैं, एनर्जी रिलीजिंग। और अगर मान लो एक सिस्टम से कभी भी एनर्जी रिलीज होगा तो हमेशा ही उस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। ओके, तो Na+ और Cl- अगर एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, इकट्ठे प्रेजेंट रहेंगे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बाहर एनर्जी रिलीज होगी और Na+ और Cl- की एनर्जी कम हो जाएगी या फिर उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एज NaCl, ठीक है। तो वो NaCl एक साथ Na+ और Cl- प्रेजेंट होता है एज NaCl, ठीक है। क्योंकि इस NaCl कंपाउंड में अंदर Na+ और Cl- है, दैट्स वाई आप बोलते हो कि यहां पे कैटायन अनायन है और इनके बीच में आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। तो ये तो आप समझ गए हो कि हमेशा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनेगा, हमेशा वो बनेगा एक कैटायन और एक एनायन के बीच में, ट्रू, एक कैटायन और एक एनायन के बीच में, ठीक है। अभी ये समझना है कि ये जो आयनिक बॉन्ड बना ये किस केस में ज्यादा फेवरेबल होगा इनका बनना, ओके। तो कंडीशंस फेवरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशंस फेवरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो, एक
कैटायन और एक एनायन, इन दोनों का फॉर्मेशन होना है। आपको पता है जितनी आसानी से कैटायन बनेगा उतनी आसानी से एक आयनिक बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहली नेसेसिटी तो ये है कि कैटायन और एनायन होने चाहिए। तो जितना ईज ऑफ फॉर्मेशन कैटायन का होगा उतना आगे फिर आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी। कैटायन किस तरह से बनता है? जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन बनता है ना। एक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैटायन में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस मेटल को हम कौन सी एनर्जी सप्लाई करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल आयनाइजेशन एनर्जी लेता है और रिलीज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को। ओके, ठीक है। अभी एक ऐसा मेटल है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और एक मेटल की अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा आसान कहां रहेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना? जहां पे आप कम एनर्जी दे रहे हो और आपका काम हो रहा है ना। इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जहां कम है वहां पर कैटायन बहुत इजीली बन जाता है। कैटायन बहुत ही आसानी से बन जाता है। सही बात है, कैटायन इज फॉर्म्ड क्वाइट इजीली। जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वहां कैटायन बनने में डिफिकल्टी है। मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा केस रहेगा? एक ऐसा मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो बड़े आराम से कैटायन फॉर्म कर लेता है और फिर बड़े आराम से वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, ठीक है। अब सेकेंड केस, एक एनायन भी तो चाहिए, एक एनायन भी चाहिए हमें, एक नॉन मेटल चाहिए। और नॉन मेटल को क्या करते हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में कन्वर्ट होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन में कन्वर्ट होता है। तो नॉन मेटल आपको कैसा चाहिए होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आगे वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी एनायन उतना आसानी से बनेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? ऑफ नॉन मेटल। जितनी अधिक होगी एनायन उतना इजीली बनेगा। करेक्ट? ओके, तो क्या कंडीशन हुई समझ में आया ना। एक एनायन को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अधिक हो नॉन मेटल की, और एक कैटायन को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो मेटल की। ओके, ठीक। तो हम इन दोनों बातों को अगर कंसिडर करें तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक होगी। ठीक है। थर्ड केस है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना तो हम कहते हैं कि वो एक प्रॉपरली अपने आप को 3D मैनर में अरेंज करके रखता है। आपने ये सीखा होगा इन सॉलिड स्टेट, या फिर आप सीखोगे, अभी 11th के बच्चे हो, आप सीखोगे क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में। जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं वो सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे इस पॉइंट को। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सभी अपने आप को 3D नेटवर्क में अरेंज करके रखते हैं, प्रॉपर 3D लैटिस में अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो लैटिस टर्म जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड होता है। तो ये जो बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट है आयनिक कंपाउंड की, जिसे आप लैटिस कहते हो, वो जब बनता है ना, एक Na+ 1 मोल Cl- के साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 मोल NaCl का लैटिस बनेगा। तो ये जो NaCl जब Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होती है तो ये ऑब्वियस बात है कि अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी 1 मोल लैटिस के बनने में रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक लैटिस। ठीक है, ओके। तो अब ये देखो, जिस केस में
अधिक एनर्जी रिलीज होती है ना जब भी कभी लैटिस बन रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उन केस में इस लैटिस के पास कम एनर्जी रह जाएगी, राइट। और अगर लैटिस के पास खुद की एनर्जी कम रह गई, इसका मतलब वो लैटिस स्टेबल हो जाएगा। तो जब एक आयनिक बॉन्ड की हम फॉर्मेशन की केसेस देखते हैं, वहां पे हमेशा वो केस ज्यादा फेवरेबल होगा जहां पर एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज बहुत अधिक है, लैटिस एनर्जी अगर बहुत अधिक है, तो जो बनने वाला क्रिस्टल है, जो बनने वाला लैटिस है, उसके पास कम एनर्जी रहती है। उसके पास कम एनर्जी रहती है तो फिर ओवरऑल उस लैटिस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो हम कहेंगे लैटिस एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा है, अगर हाई है, तो उस केस में आयनिक लैटिस की स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक लैटिस अधिक होती है। क्लियर? ओके, तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी आपको फेवरेबल कंडीशंस डिफाइन करना होगा फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और लैटिस फॉर्मेशन। ओके, कमिंग टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में ट्रेंड जो देखने को मिलता है, दैट इज लैटिस एनर्जी अधिक होगी अगर साइज ऑफ कटायन छोटी है तो। ओके, साइज ऑफ एनायन अगर अधिक है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा आती है। और थर्ड केस, लैटिस एनर्जी अधिक होता है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर कैटायन एंड एनायन इज हाई। तो अगर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब है अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, लैटिस एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा होता है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, साइज ऑफ एनायन अगर अधिक है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट समझते हैं, देखो कभी भी फिजिकल साइंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंप्लीटली आइडियल हो। ठीक है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है, 100% प्योर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कभी बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक नेचर होता है, प्योर कोवलेंट जैसा आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता। और आयनिक बॉन्ड की बात करोगे तो प्योर आयनिक बॉन्ड जैसा भी कुछ नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ी बहुत कोवलेंट कैरेक्टर रहती है। ठीक है, तो ये देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, कैसे है, देखो एक कैटायन है और उस कैटायन की विसिनिटी में ऑब्वियसली एनायन प्रेजेंट है, तभी आप उसको आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो, है ना। तो एक कैटायन है, यहां पर है एक कैटायन और यहां पर इसकी विसिनिटी में है एक एनायन। अब आइडियली तो आयनिक बॉन्ड में क्या होना चाहिए, कैटायन है, एनायन है, इन दोनों के चार्जेस भी हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। अपना अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्ज हैं ये केवल। लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये इस नेगेटिव चार्ज के या फिर एनायन के इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट एनायन की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसे कैटायन अपनी तरफ खींच कर डिस्टॉर्ट कर दिया है। फाइन, तो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है एनायनिक क्लाउड का बाय कैटायन, उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ओके, सो पोलराइजेशन इज नथिंग बट डिस्टॉर्शन ऑफ एनायनिक
क्लाउड। कौन किया डिस्टॉर्शन? कैटायन किया, बाय कैटायन, बाय कैटायन। ओके, तो ये डिस्टॉर्शन कैटायन किया है, इस डिस्टॉर्शन को आप क्या बोलते हो? पोलराइजेशन बोलते हो। फाइन। अब देखो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को बहुत ही शांति से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर रहना चाहिए था। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शिफ्ट होना, ये आपको पता है कब होता है? जैसे कि मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाए हैं, इन दोनों की शिफ्टिंग टुवर्ड्स फ्लोरीन हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शिफ्टिंग होना है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का शिफ्टिंग, ये जेन्युइनली कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर होती है। अगर ये शिफ्टिंग आपको आयनिक बॉन्ड में भी, आयनिक कंपाउंड में भी देखने को मिलने लगे, तो फिर आप इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शिफ्टिंग को बोलते तो हो पोलराइजेशन, लेकिन ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे कि आपका ये जो आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ गई है। गॉट इट? सो हम कहेंगे कि आपके आयनिक कंपाउंड में आ गई है कोवलेंट कैरेक्टर। इस कोवलेंट कैरेक्टर को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। ओके, फाइन। अब ये जो पोलराइजेशन है ना, मतलब डिस्टॉर्शन, ये कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये देखना है। तो जो कैटायन है, इस कैटायन के पास आपको पता है प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। वो अलग बात है कि इसके पास न्यूट्रॉन तो छोड़ दो, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, प्रोटॉन भी है इसके पास। वो अलग बात है कि इसके पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तभी आप इसको पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हो। जो एनायन होते हैं, उस एनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, अब दो केसेस हैं, मुझे कैटायन की स्टडी करनी है। एक मैं बड़ा कैटायन बना देती हूं और एनायन है यहां पर। दोनों केस में सेम साइज का एनायन है। एनायन की साइज जैसी यहां पर है वैसी ही यहां पर भी है। ठीक है, एनायन की साइज दोनों ही केस में सेम है। तो आप ये बताओ, एनायन दोनों में साइज ऑफ एनायन इज सेम। ओके, अब एनायन का साइज अगर सेम रहेगा, इसका मतलब है डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? कैटायन होगा। जो छोटा पॉजिटिव है, जो छोटा कैटायन है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है या बड़ा कैटायन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है? ये समझना कि जो छोटा कैटायन है ना, उसमें चार्ज डेंसिटी अधिक होती है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। एज ए रिजल्ट, ये वाला जो छोटा कैटायन है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली डिस्टॉर्ट कर सकता है, ज्यादा इफेक्टिवली डिस्टॉर्ट कर सकता है। ओके, व्हेन कंपेयर टू बड़ा कैटायन। तो हम क्या बोलेंगे? साइज ऑफ कैटायन जितनी छोटी होगी, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। पोलराइजेशन अधिक होगा अगर साइज ऑफ कैटायन कम है तो। ओके, फाइन। नेक्स्ट केस हम बनाते हैं। नेक्स्ट केस में हम एनायन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम कैटायन की साइज दोनों जगह पे सेम रखेंगे। यहां पर एक एनायन है छोटा सा और यहां पर एक बड़ा सा एनायन है। ठीक है, ये दोनों एनायन है। किस केस में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी? आपको पता है ना, यहां पर भी नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर भी। ओके, और डिस्टॉर्शन होना है। ये जो पॉजिटिव है, इसको इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। किस केस में ये पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज इन फर्स्ट केस, एनायन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर सिचुएटेड है। पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में ही होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, खुद इस एनायन का पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज अपने ही इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट केस में ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है
व्हेन कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज इन सेकेंड केस। ये जो यहां पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट, एनायन के खुद का पॉजिटिव चार्ज, वो भी क्या करेगा, वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहेगा। बाहर वाला खींच रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अंदर वाले इस पॉजिटिव का भी तो कुछ से होता है ना अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर, ठीक है, उनको भी वो अट्रैक्ट करता है। तो छोटे वाले केस में, फर्स्ट केस में, छोटे वाले केस में, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो यहां पर है, खुद की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वो तो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस। सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं करके रख पाया है, क्योंकि इस बार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एनायनिक साइज ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो ना, अगर ये न्यूक्लियस अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया है, तो फिर कोई बाहर वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बड़े आराम से अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो हम कहेंगे कि किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है, जिस केस में साइज ऑफ एनायन ज्यादा है। गॉट इट? ओके। पोलराइजेशन इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है, और ये जो बात मैंने यहां लिखा है, ये वाली बात, इसे हम कहते हैं फेजांस रूल। ओके, दिस इज फेजांस रूल। रूल बस यही है, पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन अधिक होगी अगर साइज ऑफ कैटायन कम है तो, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी अगर साइज ऑफ एनायन अधिक है तो। ओके, ठीक है। तो आपसे कभी कोई बोलता है ना अगर कि ये है NaF, NaCl, NaI, इन सब में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कहां पर देखने को मिलेगा? सारे केसेस में कैटायन तो सेम है, तो एनायन जहां पर बड़ा होगा वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि यहां पर होगी पोलराइजेशन अधिक और NaF में होगा पोलराइजेशन कम। ओके, पोलराइजेशन है क्या? वो तो कोवलेंट कैरेक्टर बता रहा होता है। पोलराइजेशन इज नथिंग बट कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर उतना अधिक होगा। ठीक, ओके। क्या आप जानते हो, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवलेंट कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट अधिक किसकी होती है? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होती है? आयनिक कंपाउंड की। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड का। ओके, इनका कम होता है। कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा कौन अच्छा करता है? आयनिक कंपाउंड। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फाइन। हीट का ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होगा? आयनिक कंपाउंड ही होगा। ओके, वाटर में ज्यादा अच्छा सॉल्युबल कौन होगा? वो आयनिक कंपाउंड, बिकॉज वाटर पोलर सॉल्वेंट है, और जो पोलर सॉल्वेंट होती है वो ज्यादा अच्छा किसको डिसॉल्व करती है? या तो पोलर कंपाउंड को या फिर आयनिक कंपाउंड को, है ना। ओके, तो solubility in water, solubility in water और polar solvent, इनकी ज्यादा अच्छी solubility कहां पर होती है? solubility in non-polar solvent। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी solubility ज्यादा अच्छी कहां पर होती है? non-polar solvent में। ठीक है, एग्जाम्पल बेंजीन। ओके, तो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको अरेंज करने को एग्जामिनर देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है, पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होती है, और पोलराइजेशन कब बढ़ता है वो हम सीख चुके हैं, राइट। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करने को, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करने को, किसे
एक एग्जाम्पल देते हैं, LIF, NAF, KF और CSF। इन सभी में आप देख सकते हो ना, सभी में एनायन तो सेम है, कैटायन अलग अलग है। तो कैटायन CSF में सबसे बड़ा कैटायन है, यहां पर छोटा कैटायन है। जहां छोटा कैटायन होगा वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, राइट। इट मींस पोलराइजेशन का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, पहले मैं पोलराइजेशन का ही ऑर्डर लिख देती हूं। पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखोगे फर्स्ट केस में ज्यादा, फिर ये। अगर आप लिखोगे कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, तो LIF, फिर NAF, फिर KF, फिर CSF। कोवलेंट कैरेक्टर का जो भी ऑर्डर होगा उसके जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा आयनिक कैरेक्टर का, है ना। आयनिक कैरेक्टर का जो भी ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर तो वही होगी। तो अगर आपसे कोई बोलता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो क्या बताओगे? जस्ट उल्टा। गॉट इट? ओके। बॉइलिंग पॉइंट मॉल्टन स्टेट में जस्ट उल्टा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जितना ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी उतनी अधिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयनिक प्रॉपर्टी किसकी अधिक है? CSF की है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज देकर एग्जामिनर जनरली ऑर्डर पूछता है, ऑर्डर इस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही बातें, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस है, लैटिस एनर्जी किन पे डिपेंड करता है, और पोलराइजेशन। ये तीन बातें हैं जो आपको आयनिक कंपाउंड में आनी ही आनी चाहिए। ओके, so thank you. Do like, share and subscribe the channel and keep revising, keep studying. Bye.